बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए आप, उत्पादक में जो प्रोड्यूसर है उसको कभी कभी अपने उत्पादन का आदेश प्राप्त करने के लिए क्रेता को अनुमानित विक्रय मूल्य बताना होता है। और ये अनुमानित विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? ये लागत में कुल लाभ जोड़ करके ज्ञात किया जाता है और इसी मूल्य को हम निविदा मूल्य कहते हैं। यह मूल्य उत्पादन करने से पूर्व ज्ञात करना होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी मूल्य के आधार पर आदेश प्राप्त होता है। क्रेता ऐसे अनुमानित मूल्य उसी प्रकार की वस्तु के संबंध में बहुत से अन्य उत्पादकों से भी मंगवाते हैं और उनमें से जिनका मूल्य कम होता है उसी को माल का आदेश देते हैं। वह विवरण पत्र जिसमें कि अनुमानित व्ययों का लेखा किया जाता है अनुमानित लागत पत्र या लागत विवरण कहलाता है। तो आप समझे कि अनुमानित लागत पत्र कौन सा है? वो विवरण पत्र जिसमें कि अनुमानित व्ययों का लेखा किया जाता है उसे हम अनुमानित लागत पत्र या लागत विवरण कहते हैं। किसी भी वस्तु की लागत का अनुमान लगाने से पहले उत्पादक को भविष्य में सामग्री के मूल्य का, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा प्रत्यक्ष व्यय में होने वाली कमी या वृद्धि का भी ध्यान रखना होता है। उपपरिव्ययों का उत्पादन के साथ संबंध ज्ञात करना होता है। कुछ उपपरिव्यय स्थिर प्रकृति के यानी फिक्स नेचर के होते हैं, अतः उत्पादन में कमी या वृद्धि का इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ उपपरिव्यय परिवर्तनशील वेरिएबल नेचर के होते हैं जो उत्पादन के साथ घटते बढ़ते हैं। इस प्रकार सभी उपपरिव्ययों को ध्यान में रखकर अनुमानित विक्रय मूल्य की गणना की जाती है। यह मूल्य ज्ञात करते समय हमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है। पहला, पूर्व अवधि में किए गए उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करना। प्रश्न में उत्पादित इकाइयों की संख्या दे रखी हो तो प्रति इकाई लागत भी ज्ञात कर लेनी चाहिए। यदि हमें क्वेश्चन में उत्पादित यानी जो उत्पादन करने वाली यूनिट्स हैं यदि उनका नंबर दिया हुआ है तो हमें कॉस्ट पर यूनिट भी ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, गत अवधि की लागतों के आधार पर यानी पास्ट अवधि का जो भी डाटा है उसके आधार पर विभिन्न उपपरिव्ययों की अवशोषण दरें ज्ञात करनी चाहिए। जैसे कारखाना उपपरिव्यय का प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत तथा कार्यालय उपपरिव्यय का कारखाना लागत पर प्रतिशत ज्ञात करना चाहिए। इन दरों के आधार पर ही अनुमानित लागत पत्र में उपपरिव्ययों की राशि ज्ञात करनी होती है। विक्रय मूल्य पर या लागत पर लाभ की दर भी ज्ञात की जाती है। तीसरा, पूर्व अवधि की प्रति इकाई लागतों के आधार पर संभावित उत्पादन की सामग्री, श्रम व व्ययों की लागत, इनके मूल्यों में परिवर्तनों का समायोजन करके हम ज्ञात करते हैं तथा उपपरिव्ययों की अवशोषण की दरों के आधार पर उपपरिव्ययों की राशि जोड़कर इनमें कुल लागत ज्ञात की जाती है। कुल लागत में निश्चित दर से लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य ज्ञात हो जाता है। अब हम देखें कि हमें विक्रय मूल्य या निविदा मूल्य जो ज्ञात करना है तो आप देखिए लाभ की राशि आपको प्रतिशत दर कुल लागत पर भी दी जा सकती है और ये विक्रय मूल्य पर भी प्रतिशत दर दी जा सकती है। तो यदि लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए प्रतिशत दर कुल लागत पर दी गई है तो आप फॉर्मूला काम में लेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। दूसरा, यदि लाभ की प्रतिशत दर विक्रय मूल्य पर दी हुई है तो आप क्या फॉर्मूला काम में लेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरह से आप लाभ ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एक प्रॉब्लम के द्वारा समझा रही हूँ। तो यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें बताया हुआ है कि निम्नलिखित संबंध वर्ष 2017 के लिए मेगा लिमिटेड के लागत लेखों से प्राप्त किए गए हैं। आपको वर्ष 2018 में एक कार्यादेश
क्रियान्वित किया जाना है, जिसकी सामग्री की लागत आपको दी हुई है 32,000, मजदूरी दी हुई है 20,000 रुपये। आपको ये मानते हुए कि वर्ष 2018 में कारखाना उपरिव्यय की दर 20% से बढ़ जाएगी, वितरण व्यय 10% से कम हो जाएंगे, विक्रय व प्रशासन व्यय 12.5% से बढ़ेंगे। इस उत्पाद का कितना मूल्य उद्धृत किया जाए कि विक्रय मूल्य पर पूर्व अवधि की लाभ दर ही अर्जित की जाए। प्रशासन, वितरण एवं विक्रय उपरिव्यय कारखाना लागत पर आधारित है। तो यहाँ आप देखिए कि आपको 2017 का डाटा दिया गया और 2018 के लिए आपको एक कार्यादेश क्रियान्वित करना है। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम 2017 के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2017। तो यहाँ आप कोशिट बना रहे हैं। आप देखिए, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया और एक हमने अमाउंट का कॉलम बनाया। तो सबसे पहले यानी 2017 का जो डाटा दिया गया उसके बेस पर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। तो मटेरियल देखिए, अमाउंट 2,40,000, वेजेस 2 लाख, दोनों को जोड़ दिया हमने तो प्राइम कॉस्ट आ गई हमारे पास 4,40,000। फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिए हुए हैं 1,20,000, ये आप प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट आपके पास आ जाएगी कितनी, 5,60,000। इसी तरह इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का 1,34,400 का अमाउंट ऐड कर दीजिए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 6,94,400। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 89,600, ये आप ऐड कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं आपको 56,000, ये भी ऐड कर दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 8,40,000। अब यहाँ आप देखिए कि आपको सेल्स दी हुई है, सेल्स का अमाउंट कितना है आपके पास में, देखिए आप 10,08,000। तो 10,08,000 में से आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर दीजिए तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 1,68,000। तो यहाँ आपने कैसे किया, यहाँ आप देखिए टोटल कॉस्ट तो आपने ज्ञात कर ली थी 8,40,000, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,68,000। यदि हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेल्स आ जाती है। यदि हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा, यदि प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ करके सेल्स ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है इसलिए हमने टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स ज्ञात की है। अब आप देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रॉफिट की रेट पास्ट के आधार पर ही निकालनी, यानी 2017 में जो आपकी प्रॉफिट की दर सेलिंग प्राइस पर है वही हमें 2018 में ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इस प्रकार से निकालेंगे, आप प्रॉफिट रखिए, कितना है प्रॉफिट 1,68,000, सेलिंग प्राइस कितनी है 10,08,000 से डिवाइड कर दीजिए इनटू, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो कितनी आ गई प्रतिशत आपकी, 16.67% और 1/6 ऑफ सेल्स। अब इसी तरह से आप परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि कारखाना उपरिव्यय को आपको वेजेस पर लेना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कितने हैं 1,20,000 और वेजेस कितनी है हमारी 2 लाख। तो 2 लाख पर परसेंटेज निकाल दीजिए, 1,20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 60%। इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑन वर्क कॉस्ट निकाल दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कितने 1,34,400, वर्क कॉस्ट कितनी है 5,60,000 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये आ गया 24% ऑन वर्क कॉस्ट। फिर है आपका परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ऑन वर्क कॉस्ट। तो आप देखिए कितने हैं ये सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दिए हुए हैं आपको 89,600 और वर्क कॉस्ट कितनी हुई है 5,60,000, इससे डिवाइड कर दीजिए इंटू, क्योंकि प्रतिशत में निकालना इंटू 100 कर देंगे तो ये आ गया आपका 16%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ऑन वर्क कॉस्ट, तो यहाँ देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 56,000 और वर्क कॉस्ट कितनी है 5,60,000, तो आप 5,60,000 से 56,000 को डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 10%। अब आप 2018 के लिए हमें
बताना है प्राइस, तो आप बता दीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्राइस टू बी कोटेड फॉर द ईयर 2018। यहाँ आप देखिए मटेरियल, मटेरियल कितना है आपके पास में दिया हुआ है, 2018 की रेट दी हुई है, तो 2018 में कितना है 32,000। वेजेज कितनी दी हुई है 20,000, इसमें ऐड कर दीजिए प्राइम कॉस्ट आ गया 52,000। फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने परसेंटेज निकाला है 60%, 60% इसमें आपका दिया हुआ है कि 2018 में कारखाना उपरिव्यय 20% से बढ़ जाएंगे, तो 20% आप 60% का बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 12%। तो 60% में 12% और आपने ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 72%। 72% आप वेजेज का निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 14,400। ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, तो वर्क कॉस्ट आ गई 66,400। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखिए आप कितने हैं आपके, परसेंटेज आपने निकाला 24%। अब ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ये कितने परसेंट आपके 12.5% जो है वो किसका, आपका 24% का 12.5% से बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये इसमें ऐड कर दीजिए 24% में, तो ये आपका हो गया 27%। 27% वर्क कॉस्ट का निकाल देंगे आप 66,400 का, तो ये आ गया आपका 17,928। ये आप वर्क कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा 84,328। सेलिंग एक्सपेंसेस 16%। अब आप ये देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है आपके 12.5% से बढ़ रहे हैं, तो 12.5% 16% का आप बढ़ा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 18%। 18% आप निकाल दीजिए वर्क कॉस्ट का, तो अमाउंट आ रहा है आपका 11,952। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज आपका कितना दिया हुआ है 10%। 10% में से ये कह रहे हैं आपका कि इसमें कितना ये लेस हो रहा है, तो वितरण व्यय 10% से कम हो रहे हैं, तो 10% आप 10% का कम कर दीजिए, तो 9%। 9% वर्क कॉस्ट का ज्ञात करेंगे आप, तो ये आ रहा है 5,976। ये आप इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दीजिए, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 1,02,256। अब आप देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हम देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका, सेलिंग प्राइस का है 16.67% या 1/6 ऑफ सेल्स, तो आप 1/6 ऑफ सेल्स का ले लेंगे। और क्योंकि हमारे पास क्या दी हुई है कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, और सेल्स का कितना है 1/6%, तो आप निकाल दीजिए 20% आप कॉस्ट का निकाल देंगे, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 20,451। ये आपने इसमें ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 1,22,707। तो इस प्रकार से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो निविदा मूल्य, टेंडर मूल्य आपको ज्ञात करने के लिए पास्ट के आधार पर, प्रीवियस के आधार पर एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होगा, और एक करंट ईयर के लिए आपको जो प्राइस बतानी है वो आपको ज्ञात करनी होगी। जितने भी कैलकुलेशन आप करेंगे उनको आपको वर्किंग नोट में देना होगा। थैंक यू।